बेटा थीम्स जो है ना वो यूनिवर्सल आइडियाज को कहते हैं। एक यूनिवर्सल आइडिया जो कल भी है और आज भी है, जब से दुनिया बनी है तब से चले आ रहे हैं, उसको थीम्स कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल आइडिया को थीम कहते हैं। जैसे लव है ना, लव है, मैरिजेस है, इंसान जब से बना है तो ये चल रहा है ना, हेट्रेड है। इसके अलावा ये जितने भी ये यूनिवर्सल आइडियाज है ना, यूनिवर्सल आइडियाज किसे कहते हैं? जो जब से दुनिया बने अजल से अबद तक ऐसे ही रहेंगे। इंसान है तो हेट्रेड भी है, जेलसी भी है, लव भी है, मैरिजेस भी है। ठीक है, ये सारी जो थीम्स होती हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ये सब थीम्स हैं, ये यूनिवर्सल आइडियाज हैं। ठीक है, और हर ड्रामा, हर नॉवल, हर स्टोरी किसी ना किसी थीम पे बेस्ड होता है, किसी ना किसी यूनिवर्सल आइडिया के ऊपर जो है वो बेस होता है, जिसको हम मेन थीम कहते हैं। तो थीम्स की जो डेफिनेशन है उसको हम कहते हैं थीम्स आर द यूनिवर्सल आइडियाज। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है। अनिला कुछ कहना है बेटा आपने? आपका माइक ऑन हुआ है। Through four marriages in Pride and Prejudice, Jane Austen defines good and bad reason for marriages. Discuss the theme of love and marriage in Pride and Prejudice. Jane Austen was a prolific writer. She wrote only 6 novels, and theme of all novels is marriage. The pattern of stories is basically the same. There are slight variations, but the drama of life is played out against the same scenic background of countryside. The dramatist persona are middle class gentry who are caught in a stream of socio-economic forces and are trying desperately to maintain their hold. Some of them are troubled by entails, so that girls of those families have to find eligible bachelor or be punished out of the stream of gentility and into a lower social stratum. On the other hand, some families are rising into upper strata after having minted money as tradesmen and a buying respectability. It is against this background, and Jane Austen examines the problem of marriage. She is not first novelist to concern herself with this problem. Richardson tackled it first, but from a different angle. ये कोई शी इज नॉट द फर्स्ट नॉवेलिस्ट जो कि अपने आप को कंसर्न करती है विद दिस प्रॉब्लम, यानी कि मैरिज के प्रॉब्लम के साथ, बल्कि रिचर्डसन ने भी टैकल सबसे पहले इसको टैकल किया, but from a different angle. He was concerned very superficial with sex and morality, and his main concern was to show that marriage into a higher social class was possible for girls of the working classes only if only guarded their chastity. Fielding was disgusted by mercenary aspect of this outlook and showed the difference between love and lust. He established a connection between love and marriage, but all the time he was interested in exposing the weakness of Richardson's morality and did not make a closer scrutiny of the subject. उसके बाद अगर देखा जाए, अगर रिचर्डसन और फील्डिंग के बाद अगर देखा जाए, क्योंकि बेसिकली फील्डिंग जो है वो रिचर्डसन मोरालिटी की वीकनेस को ही एक्सपोज करने में लगा रहा। असल में फील्डिंग ने जो बुक लिखी थी, क्या नाम था उसका, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोता के सिलेबस में आएगी, फील्डिंग का एक नॉवल था, दैट वाज मेरे जहन से निकल गया। इसने जो है ना एक उसने मोक बनाया था, मतलब वो जो नॉवल था वो मोक नॉवल था ऑफ रिचर्डसन मोरालिटी का ना, और उसका नाम था जोसेफ एंड्रयूज। ठीक है, जोसेफ एंड्रयूज इसने लिखा था, और वो मोक इसने बनाया था, और उसके अंदर जो है एक्चुअली जो इसने जिस तरीके से मैरिज को एक्सपोज किया था, वो एक्चुअली क्योंकि उसने मोक मतलब रिचर्डसन की मोरालिटी को शो करने की कोशिश की थी, मतलब एक्सपोज करने की कोशिश की थी। तो बाद जो नॉवलिस्ट हैं उन्होंने दूसरे नॉवलिस्ट को एक्सपोज करने के लिए या उनका मजाक उड़ाने के लिए भी कई नॉवेल्स लिखे, या उनके प्रीवियस नॉवल का मजाक उड़ाने के लिए जो है वो लिखा था। अच्छा, आगे चलते हैं। जेन ऑस्टन वाज द फर्स्ट ग्रेट राइटर हु एग्जामाइंड दिस प्रॉब्लम इन ऑल इट्स डेप्थ। लड़की थी ना, इस वजह से उसने एग्जामाइन किया इस प्रॉब्लम को इन ऑल इट्स डेप्थ एंड फ्रॉम डिफरेंट एंगल। ये खातून ही लिख सकती थी थीम ऑफ मैरिज के ऊपर। इतना अच्छा नॉवल जो है वो खातून का ही काम है, मर्दों का काम नहीं है। और शी प्रेजेंटेड
at least 4 different sets of couples. The first set is of people like Jane Bennett and Bingley, who are likable but superficial people and are guarded by amiability and community of temperament and good looks and decide to marry each other. But the course of marriage is fraught with difficulties and the ties that bind them seem to be slender. Another set of the people like Charlotte Lucas and Mr. Colin, who must get married irrespective of the person to whom they attach themselves. This set of people represent the generality because in a society where class distinction limit the choice of a mate for girls, the first candidate, however stupid and superficial he may be, is most welcome. अब यहाँ पे एक और सेट ऑफ पीपल था जो कि शार्लोटे लुकास और मिस्टर कॉलिन जैसा था, जो शादी तो करते हैं irrespective of the person to whom they attach themselves, मतलब मतलब irrespective of the person, यानी कि उनमें कोई म्यूचुअल अटैचमेंट नहीं होती. लेकिन इस तरह के सेट ऑफ पीपल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द जेनरलिटी. बिकॉज इन अ सोसाइटी वेयर क्लास डिस्टिंक्शन limits the choice of mate for girls, the first candidate, however stupid and superficial he may be, is most welcome. तो एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे क्लास डिस्टिंक्शन लिमिट कर देती है चॉइस ऑफ अ मेड फॉर गर्ल्स, यानी कि क्योंकि शार्लोटे लुकास जो है वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, तो इस तरह की फैमिली में अगर कोई भी एक रिश्ता आ जाता है, पहला ही उसका रिश्ता आता है, तो फौरन से उसकी शादी कर दी जाती है या उस पहले रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसको मोस्ट वेलकम किया जाता है. द ऑब्जेक्ट हियर इज टू सिक्योर अ होम, और ऑब्जेक्ट जहाँ पे क्या है? टू सिक्योर अ होम एंड नॉट हैप्पीनेस, born out of harmony and community of temperament and spirit. और ऑब्जेक्ट हियर क्या थी? मेन उसका कि सिक्योर करना था उस लड़की ने एक घर को, उससे उसका हैप्पीनेस का ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं होता. born out of the harmony or and community of her temperament and spirit. As Charlotte Lucas, when she is in giving Elizabeth reason for accepting Mr. Collins, echoes the same view. और जब शार्लोटे लुकास जो है, जब वो एलिजाबेथ को रीजन बताती है कि उसने शादी क्यों की और मिस्टर कॉलिन का क्यों एक्सेप्ट किया, उसका मतलब एक प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया, तो वो यही व्यू बताती है. आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के अंदर जो है आप ये कोड लिख सकते हैं कि आई एम नॉट रोमांटिक, यू नो. वो अपनी फ्रेंड को बताती है, एलिजाबेथ को बताती है शार्लोटे लुकास कि भाई तुम्हें पता है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, ना ही मैं कभी थी. आई वॉज ओनली फॉर अ कंफर्टेबल होम, आई आस्क ओनली फॉर अ कंफर्टेबल होम. उसको एक कंफर्टेबल होम चाहिए था, दैट्स वाई उसने कॉलिंस जैसे बंदे का प्रपोजल जो है उसको एक्सेप्ट किया. यानी कि उसको जो है कॉलिंस के अंदर इतना कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आई, बल्कि वो एक होम सिक्योर करना चाहती थी, इस वजह से उसने शादी की. Jane Austen's disapproval of such marriages which are based on materialistic ground is quite obvious. No doubt Jane Austen maintains a complete objectivity. One has a feeling that she did not fully approve of the above two modes, but presented them as facets of life and accepted them as such. जेन ऑस्टन का ये जो डिसअप्रूवल है इस तरह की मैरिजेस का, जो कि बेस करती है मटेरियलिस्टिक ग्राउंड पे, वो क्वाइट ऑब्वियस है. नो डाउट जेन ऑस्टन जो है मेंटेन करती है एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी. वन हैज अ फीलिंग, एक इंसान के अंदर ये फीलिंग आती है कि शी डिड नॉट फुली अप्रूव ऑफ द अबव टू मोड्स, कि वो जो है इस तरह की मटेरियलिस्टिक शादियों को जो है वो अप्रूव नहीं करती, बट प्रेजेंट देम एट फेसेट्स ऑफ लाइफ. लेकिन वो बताती है कि ये फेसेट्स ऑफ लाइफ हैं एंड एक्सेप्टेड देम एज सच, और वो उसको एक्सेप्ट भी करती है, यानी कि लाइफ का ये भी एक व्यू है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है. जेन एंड शार्लोटे एंड बिंगली एंड कॉलिन are people with distinct character and their mode of selection and marriage should also be in character. But Jane has a special interest in people like Elizabeth Bennet and Darcy. They are intelligent, keen-eyed, critical people and are difficult to be understood because they are not superficial and do not lie on the surface. In the case of such people, either there is hostility or lack of knowledge of their true feelings initially.
Darcy and Elizabeth Bennet meet only to repulse each other. अब यहाँ पे देखा जाए इन इस तरह के केस के अंदर लोगों के अंदर देर इज हॉस्टिलिटी या फिर लैक ऑफ नॉलेज होता है ऑफ देयर ट्रू फीलिंग्स इनिशियली। उनकी अपनी फीलिंग्स जो है वो समझ नहीं पाते हैं। डार्सी और एलिजाबेथ जो है बेनेट जो है वो एक दूसरे को रिपल्स करते थे, यानी कि मतलब एक दूसरे से दूर भागते थे। एंड वन वंडर्स इफ देयर कैन बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सच पीपल। इन द केस ऑफ सच पीपल ट्रुथ लाइज डीपर than the conspicuous level, and the two persons have to examine themselves closely to find that they are made for each other. Here, love is open eyed and is based on mutual understanding and respect. They begin by being critical, but slowly and gradually, the positive sides of their character reveal themselves, and they discover inner harmonies of which they are ignorant in the beginning. और वो जो है दे बिगिन बाय बीइंग क्रिटिकल, और वो स्टार्टिंग में ही एक दूसरे के क्रिटिकल हो जाते हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव साइड्स जो है उनके कैरेक्टर की वो रिवील करती हैं एक दूसरे को। एंड दे डिस्कवर इनर हार्मनी, अपने आप को वो रिवील करते हैं और फिर डिस्कवर करते हैं वो इनर हार्मनीज ऑफ विच दे आर इग्नोरेंट इन द बिगनिंग, जो कि वो इग्नोरेंट थे बिगनिंग में ऑफ द नॉवल। डार्सी एंड एलिजाबेथ बेनेट आर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, दोनों ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे। कल हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को और राउंड कैरेक्टर्स को। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स? जो कि चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू हाँ जी सर्कमस्टांसेस। और फ्लैट कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फ्लैट कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, और वो चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, कहानी के साथ साथ वो चेंज नहीं होते। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कहानी के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, और फ्लैट कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो फॉर द टाइम बीइंग आते हैं और चले जाते हैं, और वो जैसे शुरू में रहते हैं वैसे ही एंड पे रहते हैं। Darcy's pride and arrogance is a mask which he has put up to ward off the guiles of the world. He has seen Wickham's attempt to seduce his sister and has put on roughness to keep at a distance a female adventurer of same kind. Thus, Elizabeth's pride makes her misjudge Darcy on the basis of a poor first impression. With Darcy's prejudice against Elizabeth's poor social standing blinds him for a time to her many virtues. अगर एलिजाबेथ का प्राइड जो है वो मिसजज करता है डार्सी को ऑन द बेसिस ऑफ पुअर फर्स्ट इंप्रेशन, एक पुअर फर्स्ट इंप्रेशन की बेस की, तो डार्सी का प्रेजुडाइज भी अगेंस्ट एलिजाबेथ उसके पुअर सोशल स्टैंडिंग की वजह से होता है, जो कि उसको ब्लाइंड कर देता है फॉर द टाइम टू हर मैनी वर्च्यूज। यानी कि उसकी जो पुअर सोशल स्टैंडिंग होती है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है, तो डार्सी की आंखों पे भी पट्टी बन जाती है कि शायद ये किसी पुअर सोशल स्टेटस से बिलोंग करती है, इस वजह से उसकी बहुत सी वर्च्यूज जो है एलिजाबेथ की वो देख नहीं पाता। Austen meanwhile poses countless smaller obstacles to realization of the love between Elizabeth and Darcy, including Lady Catherine's attempt to control her nephew, Miss Bingley's snobbery, Mrs. Bennet's idiocy, and Wickham's deceit. In each case, an anxiety is about social connections or the desire for better social connections interfere with the working of the love. Darcy and Elizabeth's realization of a mutual and tender love seems to imply that Austen views love as something independent of these social forces, as something that can be captured if only an individual is able to escape the warping effects of hierarchical society. Thus, to Jane, for a successful marriage, a mutual understanding and respect for each other are essential prerequisites. One should not be carried away by outward appearances or love at first sight. Marriage is a social contract. It must pass the close scrutiny of mutual understanding. Thus, only Darcy and Elizabeth marriage comes up to the standard. Conversely, there is another set of people like Lydia who lack restraint and are driven by animal impulses and love with men like Wickham. In a society where a woman's reputation is of utmost importance and a woman is expected to behave in certain ways, stepping outside the social norm makes her vulnerable to ostracism. अब एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जब औरत रहती है जहाँ पे जो है
हम लोग ये कहते हैं कि शायद बाहर के मुल्कों में जो है बहुत ज़्यादा आज़ादी है और शायद खवातीन कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि एक सोसाइटी जहाँ पे औरत जो है उसकी रेपुटेशन जो है अटमोस्ट इम्पोर्टेंस होती है, और वो वीमेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सर्टन वेज में बिहेव करें। तो इस इस तरह के माहौल में एक औरत अगर भाग जाती है घर से, तो ये बहुत ही एक मतलब बदनामी का बायस बन जाती है। Thus by becomes lover with our benefit of marriage, Lydia clearly places herself outside the social path, and her disgrace threatened the entire Banner family. और फिर विक्रम की लवर बन के विद बेनिफिट ऑफ मैरिज, लिडिया जो है क्लियरली प्लेस कर लेती है अपने आप को आउटसाइड द सोशल पेल, और वो जो है उस सोशल पेल से अपने आप को निकाल लेती है और डिस्ग्रेस की का बायस बनती है, जो कि वो थ्रेट करता है एंटायर बैनेट फैमिली को। बट फॉलोइंग फील्डिंग्स टॉम जोन्स, डार्सी मेक्स एन ऑनेस्ट वीमन ऑफ लिडिया बाय मेकिंग विकम मैरी हर। लेकिन जो है बाय फॉलोइंग फील्डिंग की जो टॉम जोन्स थी, डार्सी जो है एक जो है उसको लिडिया को एक ऑनेस्ट वीमन बना देता है बाय उसकी शादी करवा के विकम के साथ। दो हियर जेन ऑस्टन हैज इंडल्ज इन विश फुलफिलमेंट रोमांटिकली बाय मेकिंग थिंग्स एंड वेल। अब यहाँ पे जेन ऑस्टन जो है वो इंडल्ज करती है इन विश फुलफिलमेंट, कि विश फुलफिलमेंट रोमांटिकली, यानी कि एंड पे हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है और सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो कुछ इस तरह की वो कहानी डेवलप करती है। बट हर डिसअप्रूवल ऑफ सच मैरिजेस क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन उसका डिसअप्रूवल है इस तरह की मैरिजेस के बारे में जो कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंसान करता है। In conclusion, we can say that Jane Austen for the first time evaluated the issue of marriage in light of good sense and socio-economic problems. और इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो है जेन ऑस्टन ने एवेल्युएट किया इश्यू ऑफ मैरिज इन द लाइट ऑफ गुड सेंस और सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए। गुड मैरिजेस नीड अ गोल्डन मीन। It is neither based on sheer prudence nor in this totally disregardful of prudence. By presenting contrast among different marriages, Jane Austen shows that marriage is not the product of mere good passion. और प्रेजेंट करके ये बाय प्रेजेंटिंग कंट्रास्ट अमॉन्ग डिफरेंट मैरिजेस, अब वो डिफरेंट मैरिजेस का कंट्रास्ट करती है जैसे। और तो जेन ऑस्टन क्या शो करती है कि मैरिज जो है वो गुड पैशंस का प्रोडक्ट नहीं होता। इनफैक्ट एस्टीम, गुड सेंस एंड म्यूचुअल अफेक्शन आर राइट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेसफुल मैरिज। बल्कि गुड सेंस और म्यूचुअल अफेक्शन जो है वो राइट इंग्रेडिएंट्स हैं सक्सेसफुल मैरिज के। For the purpose, one must be able to see through affectation, deception, and hypocrisy. One should not be the victim of flattery and should not be carried away by the opinion of others. The coming together of true minds depend upon their knowledge of themselves and each other. Marriage is based on mere passions or superficial qualities such as sex, appearance, good looks, and youthful vivacity, or economics are based on silliness and shallowness in bad marriage. मैरिजेस जो है वो बेस करती है अपीयरेंस, गुड लुक्स पे, यूथफुल विवेसिटी, यानी कि देयर आर मेनी रीजन जिसकी बेस पे इंसान शादी करता है। और इसी तरीके से सिलीनेस भी देखी जाती है, शैलोनेस देखी जाती है इन द बैड मैरिजेस। ये जनाब थीम ऑफ मैरिज थी और ये फाइनली ये एंड हो गई है। मैरिजेस के बारे में बेटा एक चीज आप लोगों को क्लियर बताती जाऊं, ये बेटा नॉवल है, ठीक है। जिंदगी कोई अफसाना नहीं होती, जिंदगी कोई ड्रामा नहीं होती। कभी भी अपनी लाइफ को कभी ड्रामा या नॉवल के साथ कंपेयर ना कीजिएगा। ये जस्ट एक कहानी है और उसने 5 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दिखाए जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस हमने देखी, और उसमें मेन थीम जो थी वो लव एंड मैरिज था। बेटा बीइंग मुस्लिम्स, इंसान जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेस पे इंसान शादी कर सकता है। स्टेटस की खातिर भी कर सकता है, औरत की खूबसूरती की खातिर भी कर सकता है, ठीक है, ख़ानदान, अच्छे ख़ानदान की खातिर भी शादी कर सकता है। और नंबर 4 जो चौथी चीज़ है वो होती है इंसान का इखलाक, ठीक है, इंसान की मोरालिटी।
4 चीज़ों की वजह से इंसान किसी से शादी कर सकता है, जायज़ है, ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 वजह से इंसान शादी करता है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की क्योंकि वो एक मालदार खातून थी, प्रपोजल आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की। खानदान हसब नसब देख के भी शादी की जा सकती है, और उसके बाद जो है खूबसूरती की वजह से भी शादी होती है। और नंबर 4 जो है इखलाक, ठीक है, किसी लड़की का या लड़के का इखलाक देख के और उसकी जो है एक वर्च्यू देख के जो शादी की जाती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो चौथा जो वर्च्यू नेकी, किसी इंसान की नेकी को देख के शादी करना, वो बेस्ट मीन है शादी करने का, ठीक है। ये हदीस के का मफहूम है, एग्जैक्टली हदीस तो नहीं है। तो बेटा ये 4 चीज़ें हैं जिसकी बेस पे शादी की जाती है। यहाँ पे दिखाया ये गया है कि शादी से पहले मोहब्बत होना ज़रूरी है, लेकिन मैंने कहा ना, ज़िंदगी अफसाना नहीं होती। हदीस में है कि कोई भी चीज़ इतनी मोहब्बत पैदा करने वाली नहीं है जितना कि निकाह है। और एक हदीस में आता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो है बरकत हो, यानी कि माल की फरावानी हो, तो निकाह करो। और हम लोग उलट चलते हैं, लव बिफोर मैरिज, मंगनियाँ लंबी लंबी ताकि लड़के और लड़की में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पहले अच्छी तरीके से देख लें, और उल्टे चलते हैं ना हम लोग। तो जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमारी सोसाइटी का नॉट ओनली हमारा नुकसान होता है बेटा, एक गलत स्टेप जो होता है ना, आपका पूरी सोसाइटी बर्बाद करके रख देता है। एक घर के अंदर एक फैमिली, एक कुंबे के अंदर अगर एक फैमिली तबाह होती है ना, फॉर एग्जाम्पल देखें कि डिफरेंट बहन भाई हैं, एक मंगनी टूटती है ना, या एक डिवोर्स होती है, तो पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। तो लाइफ जो है ना बेटा, कभी भी कोई नॉवल या ड्रामा नहीं होती कि मैंने फैसला कर लिया और बस ठीक है। बहुत सारे फैसले इंसान को इर्द गिर्द के माहौल को देख के, अपने बहन भाइयों को देख के, अपने पेरेंट्स को देख के करने पड़ते हैं। और इट्स अ फैक्ट कि अगर अल्लाह रिश्ता बनाता है ना मियाँ बीवी का, निकाह के थ्रू, एक पॉजिटिव, एक साफ सुथरे वे में, तो बेटा मोहब्बत भी अल्लाह डालता है। आप कभी अपने पेरेंट्स को देखें, अम्मी जाती होंगी कभी मैके तो फटाफट भाग के वापस आ जाती होंगी, द रीज़न अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी होती है। हम भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो फिर चाहे वो घर में जिस तरह मर्जी उसको हस्बैंड रख रहा होता है, लेकिन औरत क्या होती है कि अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा मोहब्बत डाल देता है एक दूसरे के दिल में कि आप जो है उसके बाद रह नहीं सकते। हम जाते हैं, मैके जाते हैं, हमें फटाफट जल्दी होती है कि हम अपने घर वापस आ जाए, ठीक है। द रीज़न अल्लाह ताला अगर रिश्ते बनाता है, अगर अल्लाह ने माँ को औलाद दी है ना, तो अल्लाह ने मोहब्बत भी उसके दिल में डाली है। बाप की मोहब्बत और तरह की होती है, माँ की मोहब्बत और तरह की होती है, बहन भाइयों की मोहब्बत और तरह की होती है, हालांकि सब खून के रिश्ते हैं। तो बेटा जिंदगी कोई भी ड्रामा नहीं है, ना कोई नॉवल है, ना कोई अफसाना है कि एंड पे सब हंसी खुशी रहने लगे। ऐसा कुछ नहीं होता है जिंदगी। लाइफ को जीना सीखें, ठीक है। लाइफ के अंदर बेटा डिफरेंट, हाँ जी, आपके 4 क्वेश्चन हैं। तो बेटा लाइफ को जीना सीखें। आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं, आपकी सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, और इफ़ यू आर मैरिड और गोइंग टू बी मैरिड, तो जो लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी होने वाली होती है, उनको मैं कहती हूँ एक दफ़ा सूरतुल बाकरा जो है ना, उसको सीखें ज़रूर। सूरतुल बाकरा पढ़ने के बाद यू विल कम टू नो कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है विद आवर रिलेशनशिप्स। वहाँ पे सारा कुछ है, शादी के मामलात भी हैं, निकाह के मामलात भी हैं, हर चीज़ है। तो उसको एक दफ़ा सीखें ज़रूर, ठीक है। और स्पेशली मैं तो कहती हूँ लड़कियों को शादी से पहले सूरतुल बाकरा पढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो बाद में जाके वो सारी चीज़ें पूछ रही होती हैं जो उनको शादी से पहले बतानी चाहिए थ्रू द कुरान एंड अहादीस और ये सारी चीज़ें, तो वो नहीं बताई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेटा ज़िंदगी नॉवेल्स पढ़ें, इसमें से जो अच्छी चीज़ है ना वो निकाल लें, जो इसका एसेंस है वो निकाल लें। वो आपने अपने दिमाग के हिसाब से ही निकालना होता है। अगर यहाँ पे थीम ऑफ गुड मैरिजेस
देखिए, इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है ना, जहाँ से मिले उसको उठा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इन किताबों से कुछ सीखते नहीं है, लेकिन कुछ फिल्टर्स आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम दें, पेपर दें, सारा कुछ करें, लेकिन लाइफ को बेटा नॉवल या ड्रामा मत समझिएगा। ना तो ये कोई नॉवल है, ना कोई ड्रामा है। दैट इज द प्रैक्टिकल लाइफ। और प्रैक्टिकल लाइफ जिस तरह की होती है वो किताबों में लिखी नहीं होती, ना ही अफसानों में लिखी होती है। प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो आपके विजन पे चलती है। अगर आपका आपका जैसा गुमान होगा, आपकी जिंदगी भी वैसी गुजरेगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए।